जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग DPSCM का 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो उसको एनालिसिस करेंगे। और आपको पता होगा कि इस चैनल पे जो भी एनालिसिस होते हैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट गूगल से कॉपी करके यहाँ से वहाँ से ले आता हो, ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं। एक्स्ट्रा फैक्ट वैसा वाला जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा सके, उन सब क्वेश्चन को ही मैं ऐड करता हूँ। अगर मैं कोई आर्टिकल्स को ऐड करूंगा इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर जाके पूछे जा चुके हैं, तभी मैं उसको वहाँ लिख रहा हूँ। तो वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड करेंगे जिससे कि आप इन सब क्वेश्चन में मैच करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैच ही करता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन से था। सबसे पहला क्वेश्चन है कांग्रेस के अधिवेशन से। अच्छा, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप चाहे तो चैनल पे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने पार्टिसिपेट किया था। चेयरमैन थे बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी चेयरमैन थे कि अध्यक्ष थे। मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये कांग्रेस के जो 1887 में 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था ना, मद्रास अधिवेशन, उसमें ये जो है अध्यक्ष के रूप में थे। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी है कौन? तो आपको इसको याद रख सकते हैं कि ये फर्स्ट मुस्लिम्स थे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट करने वाले थे। अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कि बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पिछले बार कल भी आए थे तो आज भी आए हुए हैं। इसका मतलब हो सकता है इससे कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, तो मैंने उसको वहाँ लिखा है कि अगर फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो उसी को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन में अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे और वो अधिवेशन कब हुआ था। तो फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के अधिवेशन में वो अगले साल ही 1888 में ही थे। और उसका नाम था जॉर्ज यूले। अच्छा, जॉर्ज यूले। 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ कहाँ था? तो 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद अधिवेशन इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको अगर नॉर्मल भी बात है कि आपको ये पढ़ के ये लग रहा होगा कि जब फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष पूछे गए हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष ही पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। लवलीना क्वेश्चन आया हुआ था, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि इस बार बॉक्सिंग से मतलब क्वेश्चन आज जो आया हुआ है वो बॉक्सिंग के जो प्लेयर हैं उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने वैसे रखे हैं कि बॉक्सिंग का एक लवलीना बोरगोहेन तो हो गए, और कौन कौन बॉक्सिंग के फेमस, ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं लेकिन फेमस कौन कौन से प्लेयर हैं। तो एक तो है मैरी कॉम। अच्छा, और कौन? मैरी कॉम के बाद एक विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र एक कौन सा, शिव थापा। और मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आ सकता है, इसे बाहर भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसी से आएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन था कि बोनालू महोत्सव कहाँ का है। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बोनालू महोत्सव जो है ये त्यौहार है तेलंगाना में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। अच्छा, ये बोनालू महोत्सव जो आषाढ़ के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, आषाढ़ मंथ में। तेलंगाना का
फेस्टिवल पूछा है ना। तो तेलंगाना का अगर क्लासिकल डांस पूछा है तो और कौन कौन फेस्टिवल है, तो और कौन कौन सा बना लूँ, ऐसा हो गया ना। और आप इसको याद कर सकते हैं, डप्पू। लप्पू से आप डप्पू को ऐसा, लप्पू से सचिन, तो डप्पू। और लंबाड़ी, लंबाड़ी ढीमसा, लंबाड़ी ढीमसा और पैरिनी। ये इम्पोर्टेंट जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं वो तेलंगाना के, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, नहीं अभी अगला क्वेश्चन है और इसमें कुछ कुछ जोड़ लेते हैं कि हो सकता है कि तेलंगाना से ना पूछा, किसी और स्टेट से पूछ लिया, तो फिर क्या करेंगे। तो देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का एक तो राउफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राउफ को तो आपको याद होगा ही वैसे। और दमाली, राउफ, दमाली, हफीजा, राउफ, दमाली, हफीजा हो गया, और एक हिकात। और एक महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का क्या क्या है, तो महाराष्ट्र का लावनी, और एक पावड़ा, पोवाड़ा बोलते हैं, मैं इसको पावड़ा बोलता हूँ, पोवाड़ा, लेजिम। क्या क्या हो गया, लावनी, पोवाड़ा, लेजिम और एक तमाशा। इसको भी ये याद कर लीजिएगा। ये अगर अगले आगे आप लोगों का एग्जाम है तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन सबको मेक श्योर कि आप लोग याद कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंग राजन आयोग से एक क्वेश्चन था, क्लियर नहीं हो पाया कि ये क्वेश्चन था क्या, फिर भी एक क्वेश्चन था कि रंग राजन आयोग। तो मैं आपको बता दूं कि रंग राजन आयोग जो है, इसी के सिफारिश से एनएससी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कमेटी, सॉरी हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमेटी का गठन हुआ था। और ये हुआ था 1 जून 2000, कब, 1 जून 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास, क्या उदार शक्ति युद्धाभ्यास। अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि युद्धाभ्यास, आप लोग ये युद्धाभ्यास जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उदार शक्ति युद्धाभ्यास जो है किस किस देशों के बीच हुआ था, तो पहला भारत और किसके साथ हुआ था, तो ये भारत और मलेशिया के साथ हुआ था उदार शक्ति युद्धाभ्यास। उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था WPL से, वुमेन प्रीमियर लीग से। तो कल भी आपको पता होगा कि कल भी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन था, ऐसा कुछ था। तो आज भी आया हुआ है कि फर्स्ट जो है वुमेन प्रीमियर लीग कब हुआ था, तो वह सॉरी कब नहीं, कहाँ हुआ था। फर्स्ट WPL, फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई और नवी मुंबई में। मुंबई और नवी मुंबई, नवी मुंबई। चलिए और इसमें से क्या क्या, और इसमें मैं कुछ कुछ ऐड कर देता हूँ। और क्या ऐड करूँ कि WPL से, सॉरी यहाँ से नहीं, मैं इसको यहाँ से ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो WPL से अब इस बार जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने लिया था, सबसे ज़्यादा रन, सर्वाधिक। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको बता दिया है, सर्वाधिक रन लिया है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देख लें। तो सर्वाधिक रन लिया है मैग लैनिंग ने। किसने, मैग लैनिंग। अच्छा सर्वाधिक विकेट, सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो ये हेलो मैथ्यूज ने लिया है। हेलो मैथ्यूज या हेली मैथ्यूज है ना, सर हेली मैथ्यूज या हेले मैथ्यूज कुछ नाम है, हेले मैथ्यूज। अच्छा सर्वाधिक रन जो लेता है उसको कौन सा कप देते हैं, उसको पर्पल कप देते हैं। और
सर्वाधिक विकेट लेने वालों को ऑरेंज कप दिया जाता है। चलिए, और इसमें क्या ऐड करूं? हाँ, अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि रनर अप और चैंपियन कौन रहा। चैंपियन कौन रहा और रनर अप कौन रहा, मतलब को किसने किसको हराया। तो इसमें चैंपियन तो आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस रहा, है ना। मुंबई इंडियंस चैंपियन रहा, मुंबई इंडियंस ने इस गेम को जीता है। और रनर अप किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से क्या आया था कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता होगा, और पता नहीं है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये लिया गया यूएसए से, ठीक। और क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? यूएसए से पैसे प्रीएम्बल भी लिया गया है, प्रस्तावना, ये भी मैं लिख देता हूँ। यूएसए से प्रस्तावना भी लिया गया है। मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया है। और मैं इसमें क्या ऐड ऑन करूँ? हाँ, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये किस देश से लिया गया है? चलिए, आप कमेंट करके बताइए। और संविधान संशोधन हो गया ना। समवर्ती सूची, ये किस देश से लिया गया है? और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सीधा सा बात है ना कि मौलिक अधिकार पूछा है तो कल को मौलिक कर्तव्य पूछ सकता है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? और आप बता दीजिएगा ये 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि संविधान कहाँ से लिया गया। संविधान संशोधन तो लिया गया है आपका जो कहाँ से? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से। समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, इसमें आप बता दीजिएगा सूची क्या टाइप का होता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है फ्रांस से। तो सॉरी फ्रांस से नहीं, रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। और फंडामेंटल 5 ईयर प्लान भी रूस से ही लिया गया है। अच्छा, समवर्ती सूची दिया गया है। समवर्ती सूची 3 टाइप का होता है। मैं इधर बता देता हूँ लिस्ट। सूची 3 टाइप का होता है। एक जिसका इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 हैं, पहले 97 थे। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 47 है, पहले 51 थे। और कॉन्करेंट सॉरी इसमें ये नहीं है, ये कॉन्करेंट में 47 और 51 है, उसमें कुछ और है। तो स्टेट लिस्ट है पहले, अभी 61 है, पहले 66 थे, ऐसा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। और इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होता है? आप एक समय में किसी एक देश के नागरिक रह सकते हैं। ये अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंडिया के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं और अदर स्टेट लाइक चाइना के भी नागरिक हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के भी नागरिक हैं। एक समय में आप एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं, ऐसा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, इसी को बोलते हैं एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन आया हुआ था जो अगला क्वेश्चन था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन था गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, प्रोटीन। पहले ये भी लिख देता हूँ, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 39 डी में क्या है। आर्टिकल 39 के डी, इस आर्टिकल 39 डी में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है पुरुष हो या फिर स्त्री,
समान काम का मतलब समान काम, एक जैसा काम का समान कार्य का समान वेजेस, मतलब वेजेस में क्या वेतन, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उसको समान वेतन ही मिलना चाहिए। पुरुष और स्त्री को जितना पुरुष को वेतन मिलता है उतना स्त्री को ही वेतन मिलना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 39D में। चलिए अभी आर्टिकल 39D अगर पूछा गया है तो और क्या क्या पूछा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 112 में क्या है आप बताइए कमेंट करके। आर्टिकल 78 में क्या है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 107 में क्या है, आर्टिकल 107 में क्या है, अनुच्छेद 107 में क्या है, अनुच्छेद 110 में क्या है, और अनुच्छेद 124 में क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 124 में तो सुप्रीम कोर्ट है। अब ये आर्टिकल को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, इस अनुच्छेद को यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि कल जो है ना सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन बने थे। तो कल सुप्रीम कोर्ट से ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में आपका कितने CJI कितने जजेस हैं, ऐसा क्वेश्चन था कल। तो हो सकता है कि अगला दिन ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, इसलिए मैंने वो लिख दिया कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में है मनी बिल। इसका मुझे हिंदी नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा। और आर्टिकल 107 में ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल 78 में क्या है, तो आर्टिकल 78 में आपका पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। आई होप कि मैं इसका हिंदी सही लिख रहा हूँ, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112 में क्या है, तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना बजट, तो ऐसे समझ लो कि आर्टिकल 112 में ही बजट लिखा हुआ है। ऐसे बजट जो वर्ड है ये हमारे संविधान में कहीं लिखा गया नहीं है, हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखा गया जिसको हम लोग बजट मानते हैं या बजट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक है, विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक है, तो भारत का इसमें 44 रैंक है। ठीक है सर, 44 पे अगर भारत है तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे आपका कौन होगा, डेनमार्क होगा। कौन होगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का स्थापना पूछा गया था कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना तो 1935 में हुआ, शायद ये सही बच्चों को पता होगा। और आरबीआई का स्थापना जो हुआ था किस कमीशन के, किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ था, तो वो था यंग हिल्टन कमीशन, है ना, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे किया गया था। और क्या ये जो आरबीआई स्थापना हुआ है ना, ये आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू हुआ है, आरबीआई अधिनियम 1934 के थ्रू ही आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। चलिए आरबीआई से अगर आया है तो हो सकता है कि कल आपको एसबीआई का स्थापना दिवस स्थापना पूछ लेगा, एसबीआई का स्थापना कब हुआ है, तो एसबीआई का स्थापना हुआ है 1955 में। और सिडबी का स्थापना कब हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सब बैंक से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको साथ में लिख देता हूँ कि आरबीआई बैंक को या तो एसबीआई पूछ सकता है, उसी तरह ये सब सिडबी, एक्जिम, नबार्ड, ये सब बैंक से ही रिलेटेड है, इसीलिए इन सब से भी क्वेश्चन आ सकता है, नबार्ड और डीआईसीजीसी, क्योंकि इन सबसे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए तो सिडबी का जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था, एक्जिम का 1978 में, सॉरी एक्जिम का 1978 में, 1982 में, और नबार्ड का भी 1982 में, और डीआईसीजीसी का 78 में।
देखिए इसे एसबीआई का 1955 में, 1955 में, सिडबी का 1990 में, एक्जिम का 1982 में, नबार्ड का 1982 में, डीआईसीसी का 1978 में। इसका फुल फॉर्म किसी अगले लेक्चर में कर लेंगे, नहीं तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। और क्या, और एक क्वेश्चन था कि 2014 में जो है किस भाषा को 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो वो है उड़िया। उड़िया को जो दर्जा दिया गया है, तो इस अब उड़िया कितने लेवल पे आ गया, मतलब उड़िया कौन सा लेवल बन गया है, तो उड़िया छठा लैंग्वेज बन गया है। छठा शास्त्रीय भाषा जो है उड़िया है। तो छठा अगर शास्त्रीय भाषा उड़िया है तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है तमिल। तो आपको ये देख के तो पता चल गया होगा कि टोटल 6 ही शास्त्रीय भाषा है। अच्छा, यहाँ पे आपको देख शास्त्रीय लिखा हुआ है, तो इस शास्त्रीय से रिलेटेड आप कुछ पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय से मुझे याद आ रहा है शास्त्रीय नृत्य, ठीक, तो आपको भी याद आना चाहिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो। शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहले कि शास्त्रीय नृत्य है कितना, मैं लिख देता हूँ इधर, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो 8 गो है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पर है, तो शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है, तो ये लिखा है भरत मुनि ने, भरत मुनि ने। और शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8 गो। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया भारतनाट्यम, जिसका पुराना नाम क्या है, पूरा नाम नहीं, जिसका पुराना नाम, भारतनाट्यम का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है, सादिर है। और सबसे पहले भारतनाट्यम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, भारतनाट्यम ही ओल्डेस्ट सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इससे एक कुछ मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में डांसर आते हैं एग्जाम। एक तो है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, और सोनल मानसिंह हो गया, मारा साराभाई, कौन सा साराभाई, दोनों जो साराभाई, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, ये भी इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे वो साराभाई ले लेता हूँ, आप आज समझ ही लीजिएगा कि यहीं पे है, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई इसी से रिलेटेड है। और बाकी जो आएगा वो किसी और लेसन हम लोग करेंगे। चलिए, तो ये सिर्फ ये DPSCM के लिए ही नहीं है, SCM के लिए नहीं है, ये आप चाहे SSC का कोई भी एग्जाम दे लो या स्टेट एग्जाम दे लो जिसमें GK GS पूछा जाता है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, आपको अपना जीके बहुत ही इम्प्रूव नज़र आएगा। क्योंकि ये सब मैं जो भी कराता हूँ ना, ये सब प्रीवियस ईयर ही है। और जीके अगर आप रटने जाइएगा तो कितना जीके रटिएगा, प्रीवियस ईयर ही कर लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। तो बस इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम का है तो बस पर्टिकुलर जो इस एग्ज़ाम के स्टूडेंट होंगे उन्हीं को फॉलो करना है, कोई भी देख सकता है, ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। चलिए, भरतनाट्यम हो गया, जो कि अच्छा भरतनाट्यम है कहाँ का, तमिलनाडु का है। ये सब तो भाई सबको पता होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अच्छा, और कौन कौन सा है, तो एक है कथक, यूपी का है। तीसरा कथक हो गया ना, एक वो ओडिसी, ओडिसी नाम से पता चल रहा है कि उड़ीसा का है। और एक है मणिपुरी, ये भी नाम से ये पता चल रहा है कि मणिपुर का है, मणिपुर। एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। अच्छा, यहाँ पे आप अट्टम देख लीजिए ना, अट्टम किसी के भी नाम के आगे लगाओ तो आप समझिएगा कि वो केरल का है। और केरल का और एक वो है कथकली, कथकली ये भी केरल का ही है। और कौन कौन दो रह गया, और इसी सत्रिया, एक सत्रिया रह रहा है ना, सत्रिया जो कि असम का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया कि भारतनाट्यम जो ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, और सत्रिया जो है न्यूवेस्ट है, सबसे नया सत्रिया है। और कौन रह गया, तो ये गया भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और कथकली। वो तो गया 1 2 3 4 5 6 7,
कौन सा एक छूट रहा है, बताते हैं। मोहिनीअट्टम, मुझे याद नहीं आ रहा है और एक कौन सा छूट रहा है। अगर आपको याद हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे और एक कुछ होगा जो कि मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा छूट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पूछा गया था कि करो या मरो, करो या मरो। ये नारा तो आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया है। ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि स्टार्ट कब हुआ है, सॉरी जब स्टार्ट कब हुआ था, 1942 में, 1942 में हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको करा दिया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये पूछा गया था करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो ये दिया गया 1942 में। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अब भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। हालांकि पढ़ना क्या है, आप इसको फॉलो कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि और भारत छोड़ो आंदोलन से और इन दोनों को छोड़कर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था और इसे कौन सा करो या मरो का नारा कब दिया गया, यही दोनों इंपॉर्टेंट था जो कि पूछ लिया गया है। और पिछले कल जो है पूछा गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, यानी गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि गोलमेज सम्मेलन का क्वेश्चन कल भी आया हुआ था। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 1930 में, 1931 में और एक 1932 में। तो इन क्वेश्चन आता है कि तीनों में कौन जो है इंडिया से तीनों में से भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो वो है B.R. अम्बेडकर जी, जो कि किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, B.R. अम्बेडकर। अच्छा, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो वो है 1930 में, सॉरी 1930 नहीं, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया है। और कांग्रेस की तरफ से गया कौन था भाग लेने, तो महात्मा गांधी जी गए थे, महात्मा गांधी। और कौन, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गए थे, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। अच्छा, 1932 में ना तो कांग्रेस की तरफ से गया था, ना ही मुस्लिम लीग की तरफ से कोई गया था। 1932 में सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी ही गए थे और कोई नहीं गया था। 19 मतलब तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें सिर्फ B.R. अम्बेडकर ही गए थे, वो भी दलितों के रिप्रेजेंटेटिव बन के, यानी दलितों के जो है क्या कहेंगे, दलितों के प्रतिनिधित्व बन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, हितकर्णी सभा की स्थापना किसने करी है, हितकर्णी सभा की स्थापना। तो आपको ये सब क्वेश्चन देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस बार जो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइए। हितकर्णी सभा की स्थापना जो है B.R. अम्बेडकर जी ने करी थी, B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता, सबसे कम 2011 के सेंसस से क्वेश्चन बना हुआ है, 2011 के जनगणना से। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता किस मामले में, पुरुष के मामले में कहाँ है, तो पुरुष हो या महिला हो, सबसे कम साक्षरता तो बिहार में ही है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता चाहे पुरुष हो या महिला हो वो कहाँ है, केरल में है। ये तो स्टेट का हो गया है ना, ये तो राज्य का हो गया। क्या हो, यूटी का पूछ ले, है ना, यूटी केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो
उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे कम, सबसे पहले कम नहीं, सबसे पहले ज़्यादा ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस यूटी में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है अपना लक्षद्वीप में है। देख लो कैसे टॉप पर रहता है ये हमेशा। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो ये आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, नगर हवेली में है। और क्या, और इससे क्वेश्चन बन सकता है लिंगानुपात को लेकर। लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात होता है 1000 मेल पर कितना फीमेल, इसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है आपका अगेन केरल में। केरला इज ऑन द टॉप। केरल कितना है? 1087 फीमेल पर, ये औरत है, 1087 औरत है और 1000 पुरुष है। अच्छा, सबसे कम फिर कहाँ है? सबसे कम हो गया आपका हरियाणा, है ना, हरियाणा सबसे कम। कितना है? 987 या 887? अच्छा 879 है, नॉट 887, 879 पर 1000, यानी 1000 मेल और 879 फीमेल। 800 कितना है? 79, हाँ 879 फीमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुआरी नदी कहाँ बहती है? जुआरी, नाम देख लो कैसा है, जुआरी नदी, जुआरी नदी कहाँ बहती है? तो जुआरी नदी तो आपको मैं बता देता हूँ, किधर बताऊँ, इधर बता देता हूँ। हाँ, तो जुआरी नदी तो गोवा में बहती है। कहाँ? गोवा में। देख रहे हो, गोवा, शराब, जुआ, ऐसे आप याद रख सकते हो। गोवा मीन्स शराब, शराब मीन्स जुआ, जुआरी, गोवा में बहती है। चलिए ठीक, और क्या क्या? इसका उद्गम स्थल निकाल लेते हैं, ओरिजिन यानी उद्गम स्थल। उद्गम कहाँ होता है जुआरी नदी का? तो जुआरी नदी का उद्गम जो है हेमत बाशर्म में होता है। हेमत बाशर्म, नाम देख लो सर, नाम देख लो। बाशर्म, जुआ, गोवा, बाशर्म से बेशर्म, आप ऐसे याद रख सकते हो। बेशर्म, जुआ, गोवा, आप रिलेट कर सकते हो। हाँ, तो क्या था? हेमत बाशर्म। ये है कहाँ? हेमत बाशर्म। तो ये आपका पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और क्या क्या हो सकता है? चलिए जुआरी नदी तो हो गया ना, और कुछ कुछ नदी देख लेते हैं। अगला पेज पे देखते हैं, इधर जगह नहीं बचा है। जुआरी नदी पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपको झेलम नदी पूछ लिया जाए, झेलम नदी। और चेनाब नदी के बारे में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? झेलम चेनाब हो गया ना। सतलज के बारे में पूछ सकता है। वैसे तो बहुत कुछ पूछ सकता है, तो फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिख रहा हूँ, नर्मदा। अच्छा, मैं आपको बता देता, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया ऐसे कि कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कमेंट करके बताइएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रोपिको कैंसर को 2 बार काटती हुई उस नदी का नाम क्या है? चलिए आप बताइएगा इसको कमेंट करके। झेलम नदी जो है, झेलम नदी का ओरिजिन, उद्गम स्थल कहाँ है? तो बालासर नहीं, वेरीनाग लेक है, वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। चेनाब का, चेनाब का उद्गम स्थल है बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। अच्छा, सतलज का उद्गम स्थल, सतलज का राक्षस ताल, राक्षस ताल झील। और नर्मदा का, नर्मदा का तो हो गया अमरकंटक। आप एक चीज देख लो कि आप अगर नर्म रहोगे तो आप अमर रहोगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सतलज, सतलज, रक्षा, चेनाब, बालाजी, दरवा, झेलम नदी।
आप अगर बोलोगे तो मैं इसको नदी को याद करने का ट्रिक भी लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि वो था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किस भाषा में है? भाषा में है। तो संवाद कौमुदी आपका किस भाषा? संवाद कौमुदी आपका जो है बंगाली भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था सांख्य सागर कहाँ पे है? सांख्य सागर कहाँ पर है? तो सांख्य सागर आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, महाबली नाटक का रचयिता कौन है? महाबली नाटक के रचयिता, महाबली नाटक को किसने बनाया है, किसने रचा है? तो वो आपका हो गया कौन? साहित्यकार हैं, बहुत ही फेमस। चलिए आपके दिमाग में तो आइए गया होगा, कौन? असगर वजाहत। साहित्यकार असगर वजाहत। अगला क्वेश्चन कि कवच भारतीय रेल सुरक्षा का निर्माण, कवच भारतीय रेल सुरक्षा का निर्माण किसने करा है? कवच भारतीय सुरक्षा रेल कवच भारतीय रेल सुरक्षा का निर्माण आपका किसने किया है? तो RDSO ने किया है। इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि DPSP। अच्छा, आपको जीएस में कभी भी ऐसा है, जीके जीएस में ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि आपको 100% टिक करना है, 100% सॉल्व करना है। ऐसा आपको एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है। DPSP आप रख सकते हो कि 80 to 90% इनफ है। DPSP से क्वेश्चन आया हुआ था कि DPSP किस आर्टिकल में है? तो DPSP आर्टिकल आपका हो गया 36 से 51 में है। ये तो हो गया। और क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ था DPSP किस आर्टिकल में है। अच्छा, और एक क्वेश्चन इससे आप एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दीजिए आप मुझे कि ये किस भाग में है। नीचे तो बता दिया आपने, ये है आपका भाग 4। और क्या, DPSP लिया कहाँ से गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और इससे DPSP में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल हो गया आपका 36 में लिखा क्या गया है? आर्टिकल 36 में वही लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ DPSP, ये लिखा गया है। आर्टिकल 40 में आपका पंचायत लिखा गया है, पंचायत के बारे में कि देयर शुड बी अ पंचायत, एक पंचायत होना चाहिए, आर्टिकल 40 में लिखा गया है। और आर्टिकल 40 के बाद एक हो गया आर्टिकल 44, जो कि हाल ही में बहुत चर्चे में रहा था, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका हिंदी मुझे नहीं पता। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में क्या है कि फ्री, इसमें दिया हुआ है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री प्लस कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए बच्चों को, चिल्ड्रन को अप टू 6 ईयर्स, मतलब 6 साल के बच्चों को जो है शिक्षा फ्री में दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 45 में ये राज। ऐसा DPSP होता है क्या है? DPSP उसको बोलते हैं जो कि आप जिसको छीन लेने पर, जिसके छीन जाने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरकार के अंदर होता है। कौन सा सरकार? स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार, उसके अंदर होता है कि वो DPSP में इसको माने ना माने। तो अगर आप कोई सरकार ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई एक्शन वैक्शन नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, एक आर्टिकल 45 हो गया ना। अब आर्टिकल 48A, आर्टिकल अनुच्छेद 48 के A में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 48 के A में लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, मतलब जंगल के जो जीव होते हैं उन सब का प्रोटेक्शन, उन सब के संरक्षण करना है। ये आर्टिकल 48 में लिखा गया, 48A में लिखा गया है। चलिए, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है
तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, ये जो जितने भी मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ना, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जिस DPSM के लिए ये कोई भी SSC एग्ज़ाम्स या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम जो कि आपका जिसमें GK GS आता है, उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जियोग्राफी, फिर आपका साइंस पोर्शन ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये और एक स्टैटिक, ये पक्का ही कवर हो जाएगा। आप इस चैनल को फॉलो करिए, बस 15 दिन दे दीजिए और 15 दिन इस वीडियो को फॉलो, इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं इसको फॉलो कीजिए, आपको इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।